हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज हमारा चैप्टर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। 62nd चैप्टर है हमारा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सो विद दैट इस चैप्टर को हम देखते हैं और मेंस में आप देखोगे हाल में क्वेश्चंस आने शुरू हो रहे हैं। जैसे जैसे रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, अभी रेलवे का आरटीआई हुआ, सब कुछ हुआ, ये क्वेश्चन कितना रेलेवेंट बन जा रहा है जब हम बात करते हैं कि हाँ साहब, आरटीआई एक्ट के जो फीचर्स हैं मीडिया में, जुडिशियल एक्टिविटीज में, वो हेल्प करते हैं कि हमारा ग्रेटर मतलब ट्रांसपेरेंसी आ पाए, अकाउंटेबिलिटी आ पाए सरकार की। पर हाल में ये भी देखा जा रहा है, इट इज ऑल्सो बीइंग ऑब्जर्व्ड दैट एट टाइम्स सीपीआईओ ये जो मैकेनिज्म है, ये होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट का हो, ये मैकेनिज्म्स आर बीइंग मिसयूज्ड। इसके बाद अनदर नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि ऑफिसर्स आर नाउ अफ्रेड टू मेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस। अपने आप से इंडिपेंडेंटली लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। देन एनालाइज कीजिए दिस सिचुएशन इन डिटेल एंड सजेस्ट हाउ दिस डाइकोटोमी कैन बी रिजॉल्व, सजेस्ट हाउ दीज नेगेटिव्स इंपैक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। ये क्वेश्चन है मेंस का 2015 का। फिर इसके बाद आरटीआई एक्ट, उसके बाद और क्वेश्चन आया, इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन एम्पावरमेंट अलोन, इट इज एसेंशियली रीडिफाइंस द अकाउंटेबिलिटी। इस पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहां पे हमें मेजर्स बताने हैं, एनालाइज करना है और मेजर बताने हैं। यहां पे हमें डिस्कस करना है, यानी हमारा जो डायरेक्टिव वर्ड आ गया है, दोनों जगह अलग अलग है। तो एक जगह तो आपको पहले एनालाइज करना है सिचुएशन, ये रहा हमारा कीवर्ड, यहां पर है, और यहां पर है हमारा कीवर्ड डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस, ठीक है। सो विद दैट हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और अब हम ये देखेंगे कि हाँ सीआईओ चैप्टर में, सीआईसी चैप्टर में क्या हुआ, क्या है क्या। जब भारत सरकार ने 2005 में अपने ऑफिशियल गैजेट में निकाला कि हम एक आरटीआई एक्ट लेके आ रहे हैं, लैंडमार्क डिसीजन, मतलब जिसका मतलब है कि अब लोगों के हाथ में पावर आनी शुरू हो गई। यहां पे पहली बार एक शिफ्ट देखा जा रहा है फ्रॉम कॉलोनियल, जो हमारा पास्ट है, उससे आगे बढ़ के हम आगे चल रहे हैं लिबरलाइजेशन पे, कि अब हम एक्चुअली में हम रियलाइज कर रहे हैं अपनी फ्रीडम, जब हम सरकार से उनकी जवाबदेही मांग सकते हैं, लिखित में, वर्बली, ओरली, जैसे भी, ठीक है। तो इस आरटीआई एक्ट के सेक्शन 12 में ही कल्पना करी गई थी कि एक सीआईसी होंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये इनका लोगो है, देखो चाबी बनी हुई है बीच में। लोगो बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। जैसे आप एनसीडब्ल्यू का लोगो देखो, तो एनसीडब्ल्यू में जो लोगो है उसमें तीनों अक्षर आ जाते हैं, एन भी आता है, सी भी आता है, डब्ल्यू भी आता है। अब ये जो सीआईसी है, ये बॉडी, ये एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि दोनों काम करती है। ये कंप्लेंट्स भी देखती है जो इस तक आते हैं और उनको सॉल्व करती है, ठीक है। अब कैसी कैसी कंप्लेंट अपील पर्टेनिंग टू ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पीएसयूज एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को संभालती है ये। अब वो सारे इंस्टीट्यूशन सीआईसी संभालती है जो स्टेंटर या यूटी में आते हैं। स्टेट की अभी बात नहीं हुई है, स्टेट की बात होगी एसआईसी वाले चैप्टर में, अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। पर जब यहां आरटीआई का जिक्र आया है और दोनों क्वेश्चन हमने देखा है कि आरटीआई के हैं, दैट मीन्स वी नीड टू डिस्कस आरटीआई, वी नीड दिस एक्ट टू बी स्टडीड। अब पहली बात, सारे मुद्दे छोड़ दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली शब्दों पे जाओ। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी अधिकार तो है हमारा। अब ये एम्पावर करता है, ये अधिकार, एवरी सिटीजन को हु इज सीकिंग एन इंफॉर्मेशन, जिसको जानकारी चाहिए, फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंस्पेक्ट एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सीक सर्टिफाइड फोटोकॉपीज देयर ऑफ। कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बस दैट्स इट, यहां पर खत्म हो जाता है। आरटीआई हमारा एक फंडामेंटल राइट को ही साकार करने में सहयोग करता है। कौन सा वाला? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ना हो, ये ना हो, तो फिर हम कैसे अपने आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएंगे जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा। इफ वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑन हाउ आवर गवर्नमेंट एंड पीआईज फंक्शन, तो फिर हम कैसे अपनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाएंगे? वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन इट, हो ही नहीं पाएगी। दैट मीन्स कि हमें आरटीआई चाहिए ताकि हम एफओई, हमारा एक्सप्रेशन हम अपना कर सके। एफओई होता है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही है। तो इसको अगर हमको साकार करना है, दैट मीन्स दिस एक्ट इज ऑफ अल्टीरियर इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। और कई सारे एक्टिविस्ट होते हैं जो काम करते हैं इसके ऊपर, कई सारे आरटीआई सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, फिर उनके ऊपर कई बार तो बहुत सारे गुंडे पड़ जाते हैं उनके पीछे कि तुम क्यों पूछ रहे हो सरकार से, मत पूछा करो ये सब, और कई बार तो उनको मारा पीटा भी जाता है, बहुत होता है। तो ये पॉलिटिक्स असाइड, ये सब होता ही है। पर आरटीआई एक्ट कुल मिला के एम्पावर क्या कर रहा है? वही बात 2 बार मैंने बोल दी, एम्पावर द सिटीजंस, सही बात है, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, ये ऑब्जेक्टिव है। ऐसे हम अपना आंसर डिफाइन कर सकते हैं कि आरटीआई के ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकल के आए। सिटीजंस को एम्पावर करना, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एनहांस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जब लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोग जा जाके लिखते हैं,
आरटीआई की एप्लीकेशन देखते, अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन कैसे डाली जाती है, कैसे मैकेनिज्म होता है, क्या होता है, सब समझ में आएगा। कंटेन्स करप्शन, करप्शन हुआ है, बताओ क्या क्या हुआ है, कितना कितना कहां कहां पैसा लगा दिए, सब सारा ब्यौरा दो, ठीक है। फिर ये एक्ट ही अपने आप से कुछ कुछ चीजें, फॉर्मेट, कुछ कुछ प्रोसीजर, प्रोटोकॉल, सारी सिस्टम खुद ही डिफाइन करता है। कैसे कि आप कैसे इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या मेथड होगा इंफॉर्मेशन देने का, अगर कोई चार्जेस फीस लगनी है तो बता दो, या कोई एग्जाम्पशन है जिसके तहत हम इंफॉर्मेशन नहीं रिवील करेंगे। ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं। हम आपको क्यों बताएं कि हमने दूसरे देश से क्या डील करी है डिफेंस की, सीक्रेट डील है, यही तो सारा हमारा डिफेंस का गेम है कि आपको अगले देश को पता ना चल पाए हमारे पास कौन से हथियार हैं। सो विद दैट हम आरटीआई को समझेंगे। अब आरटीआई के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन तो बहुत सारे हैं, पर सेक्शन 4 कहता है कि एक ऑब्लिगेशन तो है पब्लिक अथॉरिटीज पे जो जन सेवा में आए हुए हैं, टू मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग्ड। हर चीज इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन तो करो ही करो, साथ में ड्यूली कैटलॉग करो, हर एक कैटेगरी में बांट के रखो, एंड इंडेक्स्ड इन अ मैनर एंड फॉर्म विच फैसिलिटेट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट। कि आपके आज अगर मैं ऑफिस में गया और मैंने ऑफिस में जाके अपना काम शुरू किया, तो मैं अपने सारी गतिविधियों को, सारी फाइलों को, सारे बुक्स को, सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेजों को ऐसे रखूंगा कि अगर किसी दिन किसी को जरूरत पड़ी तो वो इसको मांग ले, वो मेरे से पूछ सकता है कि सर आपने 8 जनवरी 9 जनवरी 2024 में आपने क्या किया था, वो जरा बता दो हमको। ठीक है, हम बता देंगे। ये हम ऐसे करके इसको रखेंगे ताकि हर दिन कोई भी दिन अगर कोई भी व्यक्ति आए हम उसको दे सके जवाब, 30 दिन के अंदर अंदर देना होता है। नाउ एंटाइटल्स अ पर्सन, सेक्शन 6 कहता है कि हर पर्सन के पास अधिकार है डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट। हम ये नहीं करें कि इस पर्सन को बस मजे लेने इसलिए पूछने निकला है, नहीं, किसी भी पर्सन का अगर मन है, बस जानना है मुझे, मैं पता नहीं क्या करूंगा इस इंफॉर्मेशन का, पर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका अधिकार है। ठीक है, अब ये जो अधिकार है ये इस एक्ट के तहत उसको मिल तो गया। टू मेक एन एप्लीकेशन, अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द सेंटर और स्टेट पीआईओज स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन सॉर्ट बाय हिम, कि हमें बताइए कि हमें जो हमें जानना है प्लीज हमें लिखे, हमें इसका आंसर चाहिए, बस ठीक है, लिख के दे दिया गया। सेक्शन 7 कहता है रिक्वायर्स द पीआईओ टू आइदर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और रिजेक्ट इट, दोनों चीजें हो सकती हैं, और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द रीजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 एंड 9 विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट। अब सेक्शन 8 अभी आगे देखते हैं वो क्या कहता है कि ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं कि कोई ना बताए इंफॉर्मेशन। सेक्शन 19, इफ अ पर्सन डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन 30 डेज, नहीं आया उनके पास कोई आंसर के जवाब देंगे या नहीं देंगे, नहीं दोगे तो बता दो क्यों नहीं दोगे, और अगर दोगे तो भैया 30 दिन में दे दो, नहीं दे पा रहे हो 30 दिन में तो बता दो, 45 दिन 50 दिन वेट कर लेंगे हम। अब अगर 30 दिन के अंदर नहीं आ रहा है और इज एग्रीव्ड बाय अ डिसीजन, कि डिसीजन आया मुझे पसंद नहीं आया इनका डिसीजन, देना है कि नहीं देना है, ऑफ द पीआईओ, देन that person he may prefer an appeal to an officer who is senior in rank to that PIO in that public authority। हर डिपार्टमेंट में एक पीआईओ होना चाहिए, ठीक है, ये आरटीआई ने बोल दिया। क्या कहा आरटीआई ने कि एक पीआईओ होगा। पीआईओ क्या करता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो देता है इंफॉर्मेशन सबको, कि कोई भी डिपार्टमेंट ले लो आप सरकार का, उस सरकार के हर डिपार्टमेंट में एक पीआईओ होगा। पीआईओ किस लेवल का अधिकारी होगा, ग्रुप बी का अधिकारी होगा, ग्रुप ए का अधिकारी होगा। तो ये अधिकारी क्या करेंगे, इनके पास आएंगी सारे उस विभाग से जुड़ी हुई सारी आरटीआई की एप्लीकेशन है, फिर ये आरटीआई एप्लीकेशन देखते हैं, फिर कहते हैं हाँ ये मेरे डिपार्टमेंट के उस पर्सन के पास इंफॉर्मेशन होगी, मैं उससे मांग लेता हूं, उसको दे दूंगा, या कोई और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है मेरे से तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे मेरे सीनियर से, उनसे लेके मैं दे दूंगा। अगर पीआईओ ने डिसीजन दिया और वो डिसीजन पसंद नहीं आया तो पीआईओ से ऊपर कोई और अधिकारी होगा, डायरेक्टर होगा, जॉइंट डायरेक्टर होगा, कोई कुछ भी हो सकता है ऊपर के, उनसे जाके हम बात कर सकते हैं कि आपके पीआईओ जो है आपके विभाग के वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं। इसके बाद एक आता है सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 में आती हैं सारी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीआईसी। ये सेक्शन 18 हम आगे पढ़ेंगे अभी आरटीआई एक्ट का, ठीक है। इसके बाद एक बच रहा है हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या है, एक्सेप्शंस, कि हम क्यों नहीं देंगे कोई इंफॉर्मेशन, वो देखते हैं अभी। अब क्यों नहीं देंगे, ये रहा सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये बैठा, इन चीजों की वजह से हो सकता है हम कोई इंफॉर्मेशन आपको ना बताएं, कि हम क्यों नहीं देंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिलेट करती है हमारे डिफेंस से, या हमारे देश की सुरक्षा से, या किसी ऑफिसर की पर्सनल डिटेल से, वो कैसे दे दोगे आप, वो नहीं दोगे आप। और भी इसमें चीजें, और भी क्लॉज, सेक्शन 8 बहुत बड़ा है, सेक्शन 8 में और भी चीजें लिखी हैं, जैसे अगर किसी कोर्ट ने मना कर रखा है, तो अगर कोर्ट का ऑर्डर है या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है कि ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, तो नहीं जाएगी, ठीक है। या किसी और, अगर किसी लॉ ने एक्सप्लिसिटली बोल रखा है कि ये बहुत सेंसिटिव भाई अपना इंफॉर्मेशन है, जैसे देश का आईएसपीआर, किसी को पता हो तो बताना, आईएसपीआर
ये होता है। आईएसपीआर क्या होता है? पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ होता है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये क्या बताता है कि देश में कितने दिन का पेट्रोलियम रिजर्व है हमारे पास। अब देश अगर सिक्योरिटी, अपना एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करे रखना चाहता है, दैट मींस देश के पास होना चाहिए 6 महीने का पेट्रोलियम रिजर्व। कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 महीने अगर हम कहीं से बाहर से, वेनेजुएला से, ईरान से अगर हम पेट्रोल ना लें तो हमारा काम 6 महीने चल जाएगा। अब आईएसपीआर को हमें मेंटेन करना होता है। आईएसपीआर के लिए जो बहुत सारे ऐसे हमने अड्डे बना रखे हैं जहां जहां पे पेट्रोलियम का हम रिजर्व रखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट होती है। नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। अब तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज कर ले उसके बाद। और ऐसी चीजें कि कहां कहां पे हमारे डीआरडीओ के प्रोजेक्ट चलते हैं, कहां कहां पे हमारा डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। क्यों बताएंगे भाई? नहीं बताएंगे। ऐसी चीज नहीं बता सकते, साफ बात है, पहले मना कर दिया, नहीं बता रहे। हमारे रॉ के सीक्रेट एजेंट जाने कहां कहां पोस्टेड है, क्यों बताएं? बिल्कुल नहीं बताएंगे। अब क्या क्या कवर होता है आरटीआई में, ये देख लेते हैं। जैसे आरटीआई ने बोला सब जगह कवर होगा, कोई कुछ नहीं बचेगा इससे, ठीक है। सारी बॉडीज विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ अंडर इट, अंडर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, तो यह सारी बॉडीज इंक्लूडिंग एनजीओज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड और फाइनेंस सब्सटैंशियली, दोनों चीजें बाय द गवर्नमेंट आर कवर्ड। सरकारी संस्थान भी ऐसे और बॉडीज भी जो इसमें नोटिफिकेशन में आ गए हों, एनजीओज भी जो कि ओन्ड या कंट्रोल्ड या ऐसे होते हैं बाय द गवर्नमेंट, वो सारी प्राइवेट बॉडी भी विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड और फाइनेंशियली सस्टेन्ड, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी इंक्लूड होंगी। जहां जहां सरकारी अगर पैसा जा रहा है, जहां पब्लिक, कुल मिला के अगर पब्लिक एक्सचेकर का पैसा जा रहा है, तब भैया बताना पड़ेगा कि ये बॉडी आरटीआई के अंडर आ रही है। ठीक बात हो गई? बात सही है, सब चीज कवर होगी। ये है प्रोसेस। अब अगर आपको इस पे यहां नहीं दिख पा रहा हो तो मैं पढ़ रहा हूं, पर इस पीडीएफ को आप देखना जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रोसेस। मैं यहां बैठा हूं, एप्लीकेशन मैंने करी है। अब ये इसका प्रोसेस है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं हो क्या रहा है। एप्लीकेशन यहां मैंने डाली, या तो मैं एपीआईओ को दूंगा, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या मैं पीआईओ को दूंगा। पीआईओ को दी, पीआईओ के पास एप्लीकेशन आ गई, पीआईओ ने कहा हाँ बताओ, पहले एप्लीकेशन आई है, इसको मैं देख लेता हूं, इन्हें क्या चाहिए डेटा, इन्हें चाहिए डिफेंस रिलेटेड। डिफेंस रिलेटेड नहीं दूंगा इन्फॉर्मेशन। दैट मींस मैंने चेक किया कि क्या कोई एग्जेम्पशन यहां अप्लाई हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं हाँ हो रहे हैं, फिर ये प्रोसेस को मैं आगे देख लूंगा। अगर इंफॉर्मेशन पे कोई एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं हो रहे हैं, यानी डिफेंस सिक्योरिटी की ऐसी बात नहीं है, तो मैं पूछूंगा क्या ये इंफॉर्मेशन किसी और थर्ड पार्टी के पास अवेलेबल है, जहां से मुझे लेनी पड़े, किसी वेंडर के पास, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास, किसी और के पास, जहां से मुझे इंफॉर्मेशन मंगानी पड़े। अगर है मैं मंगवा लूंगा, और अगर नहीं है, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, मैं बता दूंगा कि भाई इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक बात है। अब यहां पे अगर एग्जेम्पशन अप्लाई हो रहे हैं, देन ट्रांसफर टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्लाई पब्लिक इंटरेस्ट क्लॉज। ठीक है, ये यहां पे Y है, ये यहां पे N है। अब समझते हैं क्या हो रहा है। एग्जेम्पशन अगर अप्लाई हो रहे हैं तो मैं गया नीचे, मैंने अपने से और बड़े अधिकारी से पूछा, मैंने कहा आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, मैं तो पीआईओ हूं खाली, पीआईओ से ऊपर कोई बड़े जॉइंट डायरेक्टर होंगे, कोई डायरेक्टर होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, उनसे मैंने कहा सर देखो ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और इन्हें चाहिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एग्जेम्पशन उस पर लग रहा है। तो बड़ा अधिकारी देखेगा कि क्या उस पर पब्लिक इंटरेस्ट क्लॉज लगाया जा रहा है। ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब अगर इसमें जनहित की बात है कि अगर इस इंफॉर्मेशन को लगाने से या मतलब इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने से जनता का भला होता है, तो हो सकता है अधिकारी कहते हाँ कर दो, ठीक है। अब मैंने अपनी आरटीआई एप्लीकेशन को डाल दिया आगे, जो मेरे पास आई थी। अब इसके बाद डज पब्लिक इंटरेस्ट फेवर डिस्क्लोजर, इफ यस तो ठीक है, आगे हम चले जाएंगे, इसके बाद यहां आ जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, ऐसे। अगर पब्लिक इंटरेस्ट क्लॉज लग रहा है और उसने बोला, क्लॉज लगाने के बाद तय हुआ कि यार ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, दैट मींस हम यहीं पे बता देंगे इन्फॉर्मेंट, या इस पे एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देंगे सर नहीं दे पाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच, आप कोई और आर्टिकल डाल लो। अगर पब्लिक इंटरेस्ट फेवर डिस्क्लोजर, अगर जनहित की भलाई होती है इस इंफॉर्मेशन को बाहर डालने से, तो हम गए ऊपर, क्या किसी और थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन है, अगर है तो इशू नोटिस टू थर्ड पार्टी, उस थर्ड पार्टी को नोटिस दे दो, फिर थर्ड पार्टी का व्यू भी सुन लो क्या चाह रही है वो, फिर डिसाइड करो वेदर टू डिस्क्लोज और इट, ठीक है। और अगर नहीं दे पा रहे हो तो बता दो फिर एप्लीकेंट को। अगर यहां पे हमने उसका व्यू भी सुन लिया, थर्ड पार्टी का, वेंडर का, कॉन्ट्रैक्टर का, किसी और पर्सन का भी, किसी और डिपार्टमेंट का भी, किसी और मिनिस्ट्री का भी, और उसने कहा कि हाँ ठीक है दे दो, फिर पूछो क्या हो सकता है कोई एक्स्ट्रा फीस चाहिए उसके लिए, एक्स्ट्रा फीस लग जाती है, चार्जेस लग जाते हैं, कोई ये वो वाली फीस नहीं, लीगल फीस, अच्छी फीस, कोई करप्शन नहीं है यहाँ पे। फिर अगर फीस लग रही है
तो एप्लीकेंट को बता दो भाई अलग से तुम्हें पैसे लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे और 200 रुपये लगेंगे और ये भी। एप्लीकेंट अगर दे देता है ठीक है, कंपाइल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म रिक्वेस्ट एंड डिलीवर टू एप्लीकेंट। अगर यहाँ पे कोई फीस नहीं लग रही है तो डायरेक्ट दे दो, आगे दे दिया, चला गया आगे। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जरूरत है ही नहीं, थर्ड पार्टी जरूरत नहीं है, मेरे विभाग का काम है, मेरे विभाग का इन्फॉर्मेशन थी, मैंने निकाल के दे दी। यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट क्लॉज ने बोला कि हाँ देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, मैं ऊपर गया, मैंने कहा थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है नहीं, नो, आगे गया, एक्स्ट्रा फीस देखी, फीस नहीं लग रही है, आगे गया, दे दी इन्फॉर्मेशन, पकड़ा के दे दी, मेरा काम खत्म हो गया। ये हो गया हमारा एक आरटीआई का काम करने का तरीका, आरटीआई फाइल करने का तरीका। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस है, एक्चुअल मैकेनिज्म कैसा होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मैंने आरटीआई डाली 30 दिन, 5 दिन, 30 दिन। अब सुनते क्या हो रहा है यहां पे। 30 दिन में रिप्लाई आना ही आना है, आ गया तो ठीक है, सेटिस्फाइड, नहीं आ गया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो 30 दिन में फिर मैं फर्स्ट अपील करूंगा। फर्स्ट अपील के बाद 45 दिन का वेट करूंगा मैं, अगर डिसीजन आता है सेटिस्फाइड तो ठीक है, नहीं आया फिर 90 दिन के बाद सेकंड अपील टू सीआईसी या एसआईसी जो भी है। फिर हो सकता है मेरी एप्लीकेशन मैंने डाली रिक्वेस्ट और 5 दिन में वो ट्रांसफर हो गई वो एप्लीकेशन, फिर ट्रांसफर होकर वो रिप्लाई आ गया, अगर सेटिस्फाई हुआ तो ठीक है, नहीं आया तो कहानी आगे बढ़ी जाएगी। अगर रिप्लाई नहीं आता है 30 दिन में, तब मैं 30 दिन में फिर से सेकंड अपील करूंगा, एक बार 45 दिन का वेट करूंगा, डिसीजन आया नहीं आया फिर मैं जाऊंगा 90 दिन में सीआईसी साहब के पास कि सर देखो मेरा सेक्शन 18 आपका दुरुपयोग हो रहा है, सेक्शन 18 का आप अपना आरटीआई एक्ट का लगाओ और मेरा आंसर निकलवाओ। ठीक है, ये लोग करते हैं। अगर रिप्लाई 30 दिन में नहीं ही आता है, नहीं ही आया ही नहीं, तब इसके बाद क्या होगा, नो टाइम लिमिट है, सेक्शन 18 कंप्लेन टू सीआईसी। सीआईसी साहब को मैंने लिख के दे दिया, मैंने कहा सर देखो 30 दिन हो गए, मैं बैठा हुआ था और आपके यहाँ से ना कोई आपका पूरा इतना बड़ा तमगा है, डिपार्टमेंट है, कोई मुझे आंसर नहीं दे रहा है, कहाँ किसके पास जाऊं मैं। ठीक है, इसका मतलब है आरटीआई में मैकेनिज्म में क्या है, ऊपर से चलते हैं, पीआईओ, फिर नीचे गए, फर्स्ट अपील हो सकता है वहीं हो, फिर इसके बाद सेकंड अपील सीआईसी या एसआईसी, ऐसे जा रहा है कुल मिला के। तो ठीक बात है। अब मैं फर्स्ट अपील तक तो मैं अपने वहीं विभाग में उन्हीं से लोगों से बात करता रहूंगा जो आरटीआई वाले जो अपने दफ्तर होते हैं। जब सेकंड अपील, जब मैं खुशी नहीं हूं जवाब से, या जवाब मिसलीडिंग है, जवाब गलत है, जवाब अनट्रू है, तब जाके मैं बात करने जाऊंगा सीआईसी साहब से कि सर देखो क्या हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में, कोई आंसर, कोई जवाब सही से दे नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो ऐसे चल रहा है हमारा काम। ये है हमारा, हमने लगा रखा है अपने ही मैगजीन का एक फोटोकॉपी, इससे आप यहां समझ जाओगे। यहां पे हमने काफी सारा डेटा लिख रखा है आरटीआई के बारे में, टाइमली रिस्पॉन्स के बारे में, राइट टू अपील के बारे में, एपेलेट अथॉरिटी के बारे में। एपेलेट अथॉरिटी माने जहां पे हाईएस्ट अथॉरिटी जा रही है अपील करने के लिए, डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन क्या है, एग्जेम्पशन क्या क्या लगे हैं, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ये भी जरूरी है। आपको जब एसआईसी वाला चैप्टर आएगा ना, वहां पे आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट भी हैं, वो भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं ही पढ़ाऊंगा, अभी अगला चैप्टर ये आईसी, इंफॉर्मेशन कमीशन के हर स्टेट में होने चाहिए, अपने अपने होने चाहिए, वो सब। ओके, ये है डेटा, हर स्टेट कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कि आरटीआई एप्लीकेशन आ रही हैं और कितने परसेंटेज वो उसको डिस्पोज कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो तारीफ करने की बात है, वेस्ट बंगाल काफी ज्यादा एक्टिव हैं, और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, बिहार, सो दे आर देयर। ठीक है, इन्हीं का डेटा है हमारे पास 2021 से 22 का। अब ये राइजिंग बैकलॉग है अभी इस समय। अगर जून 30 2022 तक का मैं डेटा उठाऊं तो 3 लाख से ज्यादा, 3,14,323, ये नंबर यहां आपको दिख नहीं रहा होगा पर ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, 314,323, ये डेटा है। इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, और ये संस्था ने बताया है, सतर्क नागरिक संगठन ने, आप में से किसी को पता होगा इसके बारे में, सतर्क नागरिक संगठन ने बताया है कि इतनी सारी अपील्स कंप्लेंट है, ये पेंडिंग है विद इंफॉर्मेशन कमीशन, एंड दे आर स्टेडीली ग्रोइंग, इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, अभी बढ़ती जा रही है। मार्च 31 2019 से 21 से इतना। ठीक है, तो बढ़ तो रही है ज्यादा, 2,18,000 थी, 2,86,000 थी, 3.25 लाख के आसपास पहुंच रहा है नंबर। ओके, ये है जब पेनल्टी लगाई जाती है। सीआईसी साहब जब अपने कंप्लेन सुनते हैं, जब उनके यहाँ तक कंप्लेन आती है, तो वो कंप्लेन सुनने के बाद पेनल्टी लगाते हैं पीआईओ के ऊपर। पेनल्टी जाती है 250 रुपए पर डे, इतनी पेनल्टी लगती है, और 25,000 तक मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है ये। ठीक है, तो ये पेनल्टी के फिगर भी हैं, कितने कितने स्टेट्स को कितना कितना पेनल्टी झेलनी पड़ी है, लगानी पड़ी है, क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपनी आरटीआई जो है इन्होंने
डिस्पोज ऑफ नहीं करी है। और इसमें यहाँ देखोगे कुछ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर्स भी हैं। झारखंड का जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है इट इज डिफंक्ट, चल ही नहीं रहा है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ का इंफॉर्मेशन रिफ्यूज्ड, नहीं दे रहे, नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। महाराष्ट्र नॉट अवेलेबल। तमिलनाडु रिफ्यूज इंफॉर्मेशन, नहीं दे रहे इंफॉर्मेशन। ये अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि हम कितने ज्यादा जो है आलसी हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो विद दैट ये बहुत बड़ा एक नंबर है। दिस इज द अमेंडिंग प्रोविजंस, ये आए हैं आरटीआई एक्ट में जो बदलाव हुआ है 2019 में। ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन चैप्टर में भी है और वहां पे डिटेल में पढ़ना है, पर एक बार रफली समझ लो कि जो ब्लू वाला है वो 2005 का है और पिंक वाला है या येलो वाला वो आरटीआई बिल 2019 है जो अब एक्ट बन चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ है आरटीआई एक्ट 2019 में जो अमेंडमेंट के बाद, तो सीआईसी साहब और बाकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका जो कार्यकाल है पहले हुआ करता था 5 साल का, अब वो कार्यकाल सेंटर विल नोटिफाई द टेन्योर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अगर 65 के हो गए तो वैसे ही रिटायर हो जाएंगे, या उसके पहले सेंटर का मन है जब तक उनका टेन्योर हो तब तक रहेंगे वो। ठीक है, इसके बाद पहले सीआईसी साहब की जो पे इनकम होती थी वो होती थी इक्विवेलेंट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड स्टेट आईसीज टू इलेक्शन कमिश्नर्स एंड स्टेट आईसीज टू चीफ सेक्रेटरी। इनके बराबर होती थी पहले इनकम। सीसी के इक्वल माने सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल। ठीक है, अब सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ दीज ऑफिसर्स विल बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हो गया, ये भी फैसला हो गया। फिर सैलरी में डिडक्शन इफ सच ऑफिशियल्स आर रिसीविंग पेंशंस और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कई सारे ऑफिसर्स आते हैं, ऑलमोस्ट 15% होते हैं जो होते हैं रिटायर्ड। कौन? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अब रिटायर तो हो चुके हैं, उनको ऑलरेडी पेंशन आ रही है जो उन्होंने लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उनकी। तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, यहां अप्लाई करते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा विभागों का पता तो है ही, पूरा जीवन उन्होंने इसी को दिया है अपनी सरकार को। तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट कम से कम 15% हैं जो अब तक सीआईसी जो अब तक आईसी बने हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, अगर तुम एक तरफ पेंशन भी उठा रहे हो और एक तरफ तुम्हारी सैलरी फिर इतनी बराबर भी है, ऐसी भी है, तो इस पर फिर क्वेश्चन उठता है, अगर such officials are receiving pension or other retirement benefits, their salaries will be reduced by an amount equal to the pension. तो आपको पेंशन दवा मिल ही रही है ना, तो आप डबल सैलरी क्यों ले रहे हो? ठीक है, these provisions have been removed, ये हटा दिए गए। ठीक बात है, ओके। हम आगे चलते हैं, क्या है, कौन से सीआईसी, कौन से आईसी, लाओ देखें। तो एक सीआईसी होंगे प्लस नॉट मोर देन 10 आईसीज होंगे, जैसे ईसी होते हैं। इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होते हैं टोटल, कितने होते हैं? 1 प्लस हाउ मेनी? सो दे शुड बी, कैसे लोग होने चाहिए? जिनका कि बहुत ज्यादा समाज में एमिनेंस, एकदम पब्लिक लाइफ उनकी अच्छी हुई हो, विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। किस किस डिपार्टमेंट में? लॉ में, साइंस में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट में, जर्नलिज्म में, मास मीडिया में, या फिर एडमिन एंड गवर्नेंस में। ठीक है, दे शुड नॉट बी एमपी या एमएलए। ऑफ कोर्स एमपी एमएलए थोड़ी बना दोगे वहां पे, वो तो बताएंगे ही नहीं। फिर दे शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कहीं और नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अंजलि भारद्वाज केस में यही बोला था कि इस पूरे जो आप आरटीआई एक्ट की एंटायर स्कीम पढ़ लो, उठा लो, इसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो आईसीज हैं, these institutions, information commissioners, they become imperative and they are vital for the smooth functioning, smooth working of this RTI Act. इनके बिना ना हो पा रहा। अगर आईसीज, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो टॉप पे बैठे हुए हैं, अगर ये ऑफिसर्स ना हो, पूरा आरटीआई एक्ट धराशायी हो रखा है। इनके बिना फिर ये आरटीआई एक्ट अपने आप से नहीं चल सकता, क्योंकि जो पीआईओ होते हैं स्टेट के विभागों के, पीआईओ खाली एक डर की वजह से काम करते हैं कि अगर मैंने आरटीआई की एप्लीकेशन नहीं डाली तो ये एप्लीकेशन जा रही है फिर ऊपर सीआईसी साहब के पास, और वहां से फिर मुझसे पूछा जाएगा तुम क्यों नहीं दे पा रहे थे एप्लीकेशन अभी तक, इसका आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो यहां पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का रोल एब्सोल्युटली नेसेसरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रीअसर्टेन किया इन अंजलि भारद्वाज केस। ओके फाइन। फिर इनका अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति जी, अभी तक के हमने पिछले कमीशंस में देखा था चेयरमैन चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट हो रहा था केंद्र सरकार के अपॉइंटमेंट के थ्रू। वापस आ गए यहां पे प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीआईसीज को भी और बाकी आईसीज को भी, पर इनके पास अपने आप से नहीं आती है नाम आते हैं, एक कमेटी बताती है जिसमें पीएम होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जनरली होम मिनिस्टर। ठीक है, अब यहां पे इस कमेटी ने नाम बता दिए कि सर ये हमारे पास नाम आए हैं, बड़े अच्छे नाम है और बहुत सर्च सिलेक्शन कमेटी ने अच्छा ढूंढा है, नाम सब आ गए। ठीक है, तो अभी चीफ आईसी और बाकी आईसीज की प्रोफाइल हमारे पास ये रही। तो श्री हीरालाल समरिया जी ये इस समय सीआईसी हैं, और आनंदी मैम ये आईसी हैं, और एक और विनोद कुमार तिवारी जी ये इस समय आईसी हैं दूसरे। ठीक है,
अब आप देख रहे हो मैंने कहा नॉट मोर देन 10 और यहां पे खाली दिख रहे हैं 2। ये कुछ बात तो है, सोचने वाली बात है। सो इसका आंसर इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में आपको मिलेगा। ये आर्टिकल पिछले साल का है, जब नवंबर 16 2023 को अखबार में आया था कि वाई आर इंडियाज इंफॉर्मेशन कमीशन पोस्ट आर वेकेंट। ये बताइए आप। तो ये आर्टिकल देखो वैसे तो पेड फायरवॉल के पीछे मिलेगा आपको, पर अगर आप कहोगे तो अगली क्लास में मैं इस आर्टिकल को आपको पढ़वा दूंगा। पर मैं चाहता हूं एक बार आप इस आर्टिकल खुद पढ़ो, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल एंड द हिंदू का आर्टिकल है ये। आप प्लीज पढ़ना जरूर उसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। ये इस आर्टिकल में आपका पूरा GS2 का जितना RTI एक्ट आपको पढ़ना है इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चले हम। ये थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की TI की अपनी रिपोर्ट 2020 की। तो उन्होंने बताया सबसे बड़ी बात, पैंडेमिक के दौरान 1/4 इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट थी वेकेंट और महिला खाली 8 ऑफिसर रही हैं आउट ऑफ 165 पोस्ट। पूरे देश भर में कितने सारे 25 SIC तो है ही, 25 SIC, ठीक है, प्लस 1 CIC कमीशन, ये तो है ही है। अब मैं कह रहा हूं जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैं अपने अपने स्टेटों में, यहां भी कई सारे ऑफिसर होंगे। वन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, प्लस नॉट मोर देन हाउ मेनी, ठीक है। तो टोटल 165 पोस्ट हैं, उनमें से खाली 8 महिला ऑफिसर्स हैं, 8 विमेन ऑफिसर्स हैं। ये TI की रिपोर्ट है 2020 की, ठीक। ये रहा डेटा मार्च 31 को, वही 2 लाख, अभी जाके डेटा बढ़ गया है 3,14,000 का। ये तो अपनी पेंडेंसी बता रहा है। इफ the number of appeals and complaints pending before the central and state commission are rising so rapidly, or as of June 30, 2022 was 3,14,000, rising by 44% in the last 3 years। लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग काम कर रहे हैं। और जो आर्टिकल है ना, मैं इसका एक फैक्ट बताऊं आपको। इस आर्टिकल ने बहुत एक अच्छी बात बोली है डेटा के पॉइंट से। इन्होंने बोला है अगर वेस्ट बंगाल का अगर आप पेस कि कितनी पेस से ये इस समय इंफॉर्मेशन डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, आप उसकी पेस उठाओ और उसका डेटा उठाओ, खाली वेस्ट बंगाल का, बस खाली वेस्ट बंगाल का जो सबसे अच्छा कर रहा था, ठीक है, इसका आप डेटा उठाओ और इस डेटा से आप देखो कि 1 जून 2022 जितनी इनके पास एप्लीकेशंस हैं, अगर ये इनको सारी एप्लीकेशन को अपनी इन सारी पेंडेंसी को खत्म करना है, इनको बैकलॉग को खत्म करना है, तो इनको लगेंगे 22 साल जिस पेस पे ये हैं और सबसे अच्छे हैं। दिस इज द स्टेट। सो आप इसलिए मैं बोल रहा हूं उस आर्टिकल को पढ़ना जरूर, ठीक है। सो ये इसी का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ये, और ठीक है थ्योरी है, हो सकता है प्रैक्टिकलिटी में बढ़ा दें इसको। अब ये है ऑर्गेनाइजेशन हमारी CIC के एक तो यहां पे CIC साहब हैं ऊपर, ठीक है, इनके साथ 10 IC और, अब इनके नीचे पूरा ऑफिस होगा। तो ऑफिस में सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं और रजिस्ट्रार हैं जो सेंट्रल रजिस्ट्री देखते हैं, साथ में उनके डेप्यूटी रजिस्ट्रार होते हैं 2-3 और, ठीक है। ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं सारी, जैसे कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार होते हैं, वो सारे रजिस्ट्री मेंटेन रखते हैं, वो सारी लेखा विभाग, सारा ऑडिट, सारा ये चीजें वो सब एक तरफ रखते हैं। तो उसका एक सेपरेट एक सेक्शन होता है हर विभाग में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कहीं ना कहीं पे रजिस्ट्री तो हम देखते हैं हर जगह है। फिर इधर आओ इनके अपने एडमिन, इनके अपने विभाग में, तो एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे JS होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, चाहे एडमिन के हों, चाहे लॉ के हों, चाहे मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड के हों, चाहे ये हमारे हों प्लानिंग एंड बजटिंग के। सो इनके अंडर जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन के अंदर आता है, एडमिन एंड एस्टेब्लिशमेंट RTI सेल, रिसर्च एंड पब्लिकेशन लीगल के अंडर, इसके लॉ के अंडर, और लीगल सेल अपनी एक होती है। फिर मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड सेल, रिकॉर्ड रूम, फिर हमारी जनरल अकाउंट्स एंड DDO, अपनी प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है। ये होता है इनका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बुक में ये सब नहीं है, बुक में तो बस खाली उन्होंने लिखा टर्म ये इतना, ये फंक्शन ये खत्म, वो ऐसे करके खत्म कर रहे हैं। यहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि प्रैक्टिकल देखो ना क्या चल क्या रहा है। अब इनका टर्म खाली हमें पता है कि नए RTI एक्ट के हिसाब से खाली 65 साल, या जब तक जितना केंद्र सरकार बताए, उसके अलावा कोई और इसका आंसर नहीं है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दोबारा भी नहीं आ सकते हैं, और सरकार के किसी और विभाग में जा ही नहीं सकते, ऑफकोर्स जा ही नहीं सकते। राष्ट्रपति जी अपने ऑर्डर के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही रिमूव किया, इनको अपॉइंट किया है, तो CIC या ICs को अगर हटाना है तभी हट सकते हैं जब या तो दिवालिया हो जाए, या कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस जो सरकार की नजर में इज ऑफ ए मॉरली टर्पिट्यूड बिहेवियर का है, ठीक है, या फिर
ही एंगेजेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, कि जो ऑफिस था वो तो काम कर ही रहे थे, साथ में कहीं और से भी पैसा कमाना शुरू कर दिया, ये सब नहीं हो जाए। ऐसा कोई, इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, ठीक है, इफ ही हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली, कि इन्होंने कहीं और फाइनेंशियली इन्हें और समझ में आ गया है कि मैं यहाँ से पैसा लगा लूँ, मैं यहाँ से पैसा बना लूँ, कमा लूँ, तो फिर इनका ध्यान अपने अपने कमीशन पे नहीं रहेगा, कहीं और सोचने लग जाएंगे। तो इसके लिए फिर एक प्रेजुडिस आ जाएगी कि आप अपना काम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, आप वहीं कर रहे हो जहाँ कर रहे हो, आप वहीं जाओ, मत रहो यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रपति जी कैन ऑल्सो रिमूव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर हमें पता है क्या होता है, वो वही होता है कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट में अपनी मदद कराना, हेल्प करना, इंटरेस्ट लेना, किसी और कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर लेना। फिर राष्ट्रपति जी ऐसे मामले में दे हैव टू रेफर दिस मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया कि यस मिसबिहेवियर प्रूव हो रहा है एंड जो रिमूवल का कॉज है आई वी अपहोल्ड इट, देन इसके बाद उन्हें अच्छा, और इन्होंने फिर एडवाइस भी ऐसी करी है कि हाँ इसको हटा दिया जाए, देन द प्रेसिडेंट हैज टू रिमूव हिम, ठीक है, हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद सैलरी, अलाउंस, बाकी सर्विस कंडीशंस, ये सारी की सारी डिटरमाइन करती है केंद्र सरकार, ठीक है। अब लेकिन जब एक बार आ जाएंगे ऑफिस में, देन दे कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज। जब तक ऑफिस में है तब तक तो वो सुविधा देनी पड़ेगी जो ऑलरेडी है, बस ये बात हो गई। आगे चले हमने कहा बताओ पावर्स एंड फंक्शन, ये है हमारा सेक्शन 18 ऑफ आरटीआई एक्ट, ये रहा वो। तो ये जो मैंने कहा था कि मुझे बाद में आगे पढ़ाना है, ये है वो कि सीआईसी साहब के पास फंक्शन देखो, पावर्स देखो, कि इनके पास इनके कमीशन की ड्यूटी भी है टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू सच कंप्लेंट्स जो आ रही है लोगों द्वारा फ्रॉम एनी पर्सन, वो पर्सन हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट इन्फॉर्मेशन, कि वो अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट, कि वो अपने इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहा है, रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पीआईओज। पीआईओ है ही नहीं, इसलिए अपॉइंटमेंट कहां दूं, कहां पे सर्वे अपनी एप्लीकेशन किसको दूं, कौन रहा है मेरी एप्लीकेशन, रिसीव करने वाला ही नहीं है कोई, ठीक है। हु हैज बीन रिफ्यूज इन्फॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड, इन्फॉर्मेशन ना की मना कर दिया, नहीं दे रहे। फिर इसके बाद हु हैज नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्सेज, क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर 30 दिन का टाइम पीरियड था, जो भी था, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, अब मैं जा रहा हूं ऊपर अपील देने, ठीक है। Who thinks the fees charged are unreasonable, के हो सकता है किसी ने पैसे मांग लिए हो जो और तरीके से पैसे होते हैं जो सरकारी दफ्तरों में, ठीक है। Who thinks information given is incomplete, misleading या false, कि जो इन्फॉर्मेशन मिली भी वो आधी अधूरी है, गलत है, धोखा, एकदम धोखा दे रही इन्फॉर्मेशन, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। या एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी और मैटर हो सकता है कि सर इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तो पहले तो मुझे चक्कर लगाए, मुझे 3 महीने 4 महीने चक्कर लगाता रहा मैं, और जब दी तो कह रहे इन्फॉर्मेशन अभी देखो वापस कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो हो सकता है ये भी मैटर हो सकता है कि दिखा भी दिया और ले भी लिए वापस, ऐसे थोड़ी होगा। फिर कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ दे आर रीजनेबल ग्राउंड्स, सुओ मोटो पावर होनी भी चाहिए, ठीक बात है। जब ये इंक्वायरी कर रहे होंगे देन कमीशन में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड विच इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड नो सच रिकॉर्ड में बी विदहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड्स। कोई डिपार्टमेंट होगा, हाँ होते रहना सीएजी की तरह, लाओ डॉक्यूमेंट लेके आओ, क्यों नहीं दे रहे हो, हम तय करेंगे, हम जज करेंगे क्यों नहीं आप इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, पर मुझे दिखाओ, मैं सीआईसी हूं, यही मेरा काम है, इस कमीशन का काम यही तो है, करना है, ठीक है, ये दिखा दिए जाएंगे इनको। फिर जब इंक्वायरी कर रहे होंगे देन कमीशन हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, दीज पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट दे कम फ्रॉम सीपीसी 1908, यहां से आती है पावर। जो जब ये कमीशन इंक्वायरी करता है, जो बाकी सारे कमीशन भी इंक्वायरी कर रहे होते हैं जिनके पास उस समय पावर होती है ऑफ अ सिविल कोर्ट, तो क्या क्या मैटर की, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन एंड कंपेलिंग देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स, के सामने बैठो, शपथ लो और सच बताओ कि क्या तुमने झूठ बोला था या तुमने नहीं दी इन्फॉर्मेशन, या दी तो गलत दी, क्यों दी गलत, ठीक है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, के सारी इन्फॉर्मेशन को हमें डिस्कवर करना है, डिस्कवरी कर रहे हैं, लेके आओ इन्फॉर्मेशन, ढूंढेंगे, फिर उस आ गए डॉक्यूमेंट तो उसको अब तहकीकात होगी उस डॉक्यूमेंट की कि डॉक्यूमेंट सच है कि नहीं, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ये सारी बात। फिर रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिक्विजिशनिंग, रिक्वायर करना एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, उनसे रिक्विजाइट जो भी डॉक्यूमेंट है वो मंगवा लिए गए। इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, होता ही है, ये तो हमने सारे फंक्शन पीछे भी देखे हैं, उनके भी देखे हैं।
एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, जो इनको आया हो। इसके बाद अपना काम तो करेंगे ये, इस आरटीआई की अपनी एनुअल रिपोर्ट ये बना के देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट to the central government, and central government then places it in the parliament before each houses of the parliament. Of course डालेंगे। So अब चले हम, कमीशन ने कुछ और पावर ढूंढी अपनी आरटीआई एक्ट को पढ़ने के बाद, कि जब हम अपनी कंप्लायंस हम इंश्योर करवाते हैं, सिक्योर करवाते हैं हमारे डिसीजन की फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, दैट मीन्स कि मैं सीआईसी हूं, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, अब सीआईसी ने बोला है कि यूपी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये इंफॉर्मेशन देगा, हमने ऊपर से ऑर्डर दिए है। तो ये कंप्लायंस जो अपनी तय कैसे करवाते कि हमारा ऑर्डर मान रही है कि नहीं मान रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट, कैसे देखते हैं। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर फॉर्म, दे दिया, हम ही ने दे, वो ना दे कोई छोड़ो, हमसे ले जाओ, ठीक है। डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पीआईओ वेयर नो वन एग्जिस्ट, डिपार्टमेंट में अभी तक पीआईओ था ही नहीं, अब लेके आए हैं, लो इन्होंने कहा है तब जाके आया है। पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, खुद ही दे दी इन्फॉर्मेशन निकाल के, अरे उनसे क्या लो, हमसे लेके जाओ, हम सीनियर सबसे बड़े हैं, ठीक है। मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कि जो भी चेंजेस हैं, डिस्ट्रक्शन अगर करना है कब करना है। जैसे आपको पता है जब आर्मी के कोई मिशन या ऑपरेशन होते हैं बाहर, तो पता है वो इंफॉर्मेशन कितने साल तक डिस्क्लोज नहीं होती है, कई साल तक नहीं होती, एक नंबर फिक्स है उसके लिए एक्चुअली, वो 15, 20, 25 कितना नंबर है वो, तो खासकर वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी आता है और आर्मी के अपने रूल्स में भी आता है। तो आर्मी कहती है एक्चुअली में हमने इसको इतना लंबा पीरियड इसलिए रखा हुआ है, जैसे अब जाके ना हमारे सामने कारगिल वॉर्स के हीरोज के कारनामे आ रहे हैं बाहर, तब नहीं आते थे, क्योंकि पता है जैसे अभी उरी के जवानों ने उरी मूवी में जो जवानों ने जो ऑपरेशन किए थे म्यांमार में जाके, पीओके में जाके, इधर उधर जाके, तो पता है वो इन्फॉर्मेशन वैसे तो देखो पब्लिक नहीं हो रही है, मूवी बन गई अलग बात है, उस पर मूवी में तो दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया सीन्स एक्शंस, पर जवानों के नाम बाहर नहीं आते हैं, जवानों के एक्शंस बाहर नहीं आते हैं। रीजन भी क्योंकि वो उस समय सर्विंग हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, वो जवानों की फैमिलीज की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सरकार की है। हम यहाँ बना दें, कई बार आपने यूएस की पिक्चरों में देखा होगा, सीआईए के एजेंट्स होते हैं, उनको मेडल दिए जाते हैं पर मेडल उनसे वापस ले लेते हैं, उनसे कहते हैं ये हम वहीं रख रहे हैं, अपने हेडक्वार्टर पर रख रहे हैं, आपके नाम का मेडल है, पूरी दीवार होती बड़ी सी, बड़े बड़े उसमें लगे हैं, स्टार लगे हैं, सितारे लगे हैं, उसमें आपका भी लगा हुआ है एक, पर ये देख लेना आपका मेडल वो रखा हुआ, पर हम आपको दे नहीं रहे हैं, बाद में देंगे जब समय हो जाएगा। तो हमारी आर्मी ने एक 25 या 30 साल की लिमिट रखी हुई है, मैं जरा श्योर करना मुझे कितने साल की है वो इसलिए दी है ताकि उस समय तक हम मान के चल रहे हैं कि आर्मी का पर्सन रिटायर हो चुका होगा और लोग भूल भी गए होंगे, वो इंसिडेंट बीत गया होगा, बाद में बताएंगे शौर्य की गाथा, अच्छी सी स्टोरी निकालेंगे। उस समय तो आर्मी के पास डॉक्यूमेंट तो तभी आ चुके हैं, मिशन हो गया, पूरा हो गया, मिशन की रिपोर्ट जाती है और जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उस समय ग्राउंड पे पूरा इन्फॉर्मेशन बताता है कि सर मेरे 15 जवान गए थे, 15 जवान वापस आए हैं, हमने कोई जवान नहीं खोया है और हमने सारे के सारे बंकर उड़ा दिए, सारे के सारे ये इनके मिलिटेंट कैंप उड़ा दिए, सब काम खत्म करके आ गए, ठीक है। तो अब कैसे कैसे उड़ाया, क्या क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन, हर एक बारीक चीज सब कुछ बता के दो, लिख के दो, तो ताकि रिकॉर्ड आपका बना रहेगा, बाद में आगे ये रिकॉर्ड निकले। तो डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, पर मेंटेन आपको रखना पड़ेगा 20-25 साल जितना भी होता है। एनहांसिंग ट्रेनिंग प्रोविजन फॉर ऑफिशियल्स, के ऑफिशियल्स को ट्रेन करो इस चीज में कि वो कैसे दे पाए इंफॉर्मेशन ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन, जो इनके पास अधिकार है, जो हमारे पास जो अधिकार है। नाउ सीकिंग एन एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज, ये सारे ऑन कंप्लायंस विद दिस, के कोई भी डिपार्टमेंट हो उनसे बोला कि भाई मैंने कहा था पीआईओ होना चाहिए, पीआईओ बनाया तुमने क्या? सर बना लिया। पीआईओ काम दिखाओ, लाओ पीआईओ ने क्या क्या कितनी कितनी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करी है, तो सर ये लो, ये रही, वो दे दी रिपोर्ट, ठीक है। रिक्वायरिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू कॉम्पेंसेट फॉर एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड बाय हमारे कोई भी एप्लीकेंट। अगर मैंने कोई एप्लीकेशन मांगी और एप्लीकेशन मांगने के बाद मुझे पता चला मेरे घर के बाहर आके मुझे लोग डरा के चले गए, धमका के चले गए, तो ये क्या हुआ कि मैं तो सफर कर गया, मुझे टेंशन हो गई, अरे मैंने क्यों ही मांग लिया। कितने सारे आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं जिनको धमकियां मिलती हैं, जिनको लोग मारपीट के चले जाते हैं, ये सब भी होता है, ठीक है। इम्पोजिंग पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट, अगर पेनल्टी लगानी है कि आरटीआई मांगी थी तुमसे 30 दिन के अंदर और 6 महीने हो गए, कब तक दोगे भाई, कब देने का सोचे हो कि नहीं सोचे हो? तो अब अगर जब तक नहीं दोगे तब तक पेनल्टी लगेगी, पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा, या एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो ही बता दो, उतना तो बता दो कम से कम। जब पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कॉन्फॉर्म टू दिस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, देन इसके बाद कमीशन मे रेकमेंड टू द अथॉरिटी, यही अथॉरिटी जिसके पास ये था विभाग,
स्टेप्स विच ऑट टू बी टेकन फॉर प्रमोटिंग सच कॉन्फॉर्मिटी, कि कैसे इनका कंप्लायंस आप कराओगे, क्योंकि इन्होंने सीआईसी ने तो ऊपर से बोल दिया है कि काम हो जाना चाहिए, पर काम अगर नहीं हो रहा है और पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कॉन्फर्म टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस आरटीआई एक्ट को नहीं मान रही विभाग, नहीं माने पड़ा है, तब ऐसे में क्या किया जाए? तब ऐसे में अथॉरिटी को ये बताएंगे कमीशन साहब कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, विद दिस हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ पे हम अगली बार पढ़ेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सो विद दैट वी बिड फेयरवेल टू दिस क्लास and you keep studying. Stay safe. Thank you.